नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के 9 साल हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कड़े सवाल पूछ रही है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हिंदू मुसलमान को बांटने का काम योगी आदित्यनाथ ने 9 सालों में किया है। तो कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी इसी बात को दोहरा रही है। यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2027 से पहले यह आरोप लगा रही है कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम किया गया, बुलडोजर एक्शन चलाया गया और उन्हीं के पैर में गोली मारी गई जो कि मुस्लिम थे। फिलहाल क्या उत्तर प्रदेश में यही सियासत देखने को मिलेगी कि बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर पर सवाल उठेंगे, जबकि विपक्ष अपने मुद्दों को जनता के सामने सही तरीके से नहीं रख पाएगा। दो खास मेहमान इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। जुहैर तुराबी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जुहैर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम जी, विश्लेषण में बस थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन जुहैर साहब क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, गंगा में इफ्तार पार्टी, उस पर सियासत, बंगाल के अंदर इफ्तार पार्टी, उस पर सियासत, संभल के अंदर शाही जामा मस्जिद में जितनी भीड़ होगी उस पर सियासत। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास मुसलमानों पर सियासत करने के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। खामनेई के मुद्दे पर सियासत, क्योंकि देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप सियासत कर सकते हैं। आप शिक्षा की बात कर सकते हैं, आप स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, आप कई और मुद्दों को उठा सकते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान और योगी आदित्यनाथ को गाली देने का काम, क्या इसी से विपक्ष जीतेगा? जुहैर साहब जी, देखिए मुसलमानों की जो स्थिति है, अगर मैं आपको एक छोटी सी राम जी बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, आ रहा हूँ जुहैर। आज विश्लेषण हम करते हैं। राम जी, बस जुहैर साहब से एक सवाल लेता हूँ, फिर आपके पास आ। ठीक है जुहैर साहब। जी हर जी, देखिए मुसलमानों की जो स्थिति है उस पर सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, जो कि कांग्रेस के जमाने उसमें भी बदतर स्थिति में मुसलमान आज हिंदुस्तान में है। और इसका अगर कोई कसूरवार है तो जाहिर सी बात है, जो 50 सालों से विकास किया, जिसको मुसलमान हमेशा वोट देते रह गए, उन्हीं पार्टी बिल्कुल स्थिति रही। और जिस तरीके से मुसलमानों का इन तथाकथित सेकुलर ताकतों ने जब पार्टी जी फल जाएगी, उनका जो है कि लोग सत्ता में बैठ जाएंगे तो आपका अहित होगा। लेकिन मुसलमानों का इस दरमियान कोई हित नहीं हुआ। उनका उनका ना, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो रोजगार में हो, हर जगह वो पीछे ही रहे। और उनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई कि वो चाहे सरकारी नौकरियों में आप देख लीजिए, चाहे आप किसी भी जो प्रोग्रेसिव जो सोसाइटी है उसमें मुसलमान कहीं बहुत ज्यादा दूर पीछे छूट गया। और इसका कारण यही पॉलिटिकल सिस्टम, इस तरीके से मुसलमानों को हमेशा से बरगलाया गया, उनको डर दिखाया गया, उनको उनकी तरक्की की कोई बात नहीं की गई, उनकी शिक्षा पे बात नहीं की गई, और ऐसा मुद्दा ढूंढा गया कि उसी के पीछे मुसलमान चलता रहे और उनको वोट दिया। बिल्कुल सही। राम जी, अब इस पर विश्लेषण करते हैं, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार जुहैर साहब हैं और इसलिए मैं इन चीजों को पूछना चाह रहा था, क्योंकि देखिए मुसलमानों के साथ हमेशा से धोखा हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता कि कोई भी पार्टी मुसलमानों के साथ उसका हित ही काम करती है, हित के ही काम करती है। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी उतने हित के काम कर रही है जितना वो बात करती है कि हम तमाम जातियों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मुसलमानों की जहां तक बात होती है तो एक सर्वे है राम जी, और कई रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि मुसलमानों के लिए भी उतना ही काम किया गया जितना हिंदुओं के लिए किया गया। तमाम लोगों के लिए काम किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की अगर मैं खासतौर पर बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप विश्लेषण करेंगे तो क्या जुहैर साहब की बात को सही पाएंगे कि मुसलमानों को मुद्दा बनाया गया, लेकिन मुसलमानों को ना किसी उच्च पद पर रखा गया, मुसलमानों के साथ धोखा किया गया, और वही धोखा एक बार फिर से विपक्षी पार्टियां करना चाहती हैं। इसलिए गंगा में इफ्तार का मुद्दा हो, खामनेई का मुद्दा हो या संभल का मुद्दा हो, शोर मचाना शुरू हो गया है। राम जी, देखिए हर्ष जी, सुनी हुई बातों पे तो मैं ज्यादा यकीन नहीं करता, लेकिन हाँ, जो आंखों सामने घटना होती है और उसका अनुभव जो है काफी दर्दनाक होता है, और वही एक सच्चाई होती है। ये बात अपनी जगह सही है कि हमने जितना ध्यान आजादी के बाद इस समाज के उत्थान के लिए करना था,
वो संभवतः या तो राजनीतिक दलों से चूक हुई है या उस समाज के लोगों और मुखिया लोगों से चूक हुई है। उदाहरण के लिए आज से 60 साल पहले मेरी एक कॉलेज की कक्षा में 4-5 मुसलमान हुआ करते थे बच्चे जो ग्रेजुएशन के लिए आते थे। आजकल मैं 4-5 कक्षाएं ढूंढता हूं तब मुश्किल से एक मिलता है। ये क्यों? ये कमी कैसे आ गई है? और जब मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज का मुखिया था, उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, तो एक लड़का आया, वो अपनी फीस जमा नहीं कर पा रहा था। मैंने उसके पिताजी को बुलाया तो उसके पिताजी जो है एक साइकिल से पैर टूटी हुई स्पंज की चप्पलें पहनकर आए। इतने गरीब थे कि मुझे उनके कपड़ों पर दया आ रही थी। मैं उनका हाथ पकड़कर ले जाकर अपने चैम्बर में गया, सोफे पर बिठाया तो बैठने को तैयार नहीं थे, पैरों में बैठने लगे थे। मैंने जबरदस्ती बिठाकर उनको चाय पिलाई, वो रो पड़े। उनका कहना था इतना सम्मान उनको जिंदगी में कभी किसी ने नहीं दिया। जब मैंने पूछा कि भाई बच्चे की फीस का क्या इंतजाम कर रहे हैं, तो वो बैंक में गए थे इस उम्मीद से कि उनको बैंक लोन मिल जाएगा, और बैंक लोन नहीं मिला क्योंकि कोलैटरल गारंटी नहीं थी। उनका धंधा था साइकिल पर बाथरूम साफ करने का, एसिड वो जगह जगह जाकर बेचा करते थे। निश्चित रूप से मैंने उनके पहले साल की फीस का इंतजाम अपने सोर्सेज से कर दिया। अब उसकी तो 3 साल की फीस और चाहिए थी और टोटल फीस लाखों की होती थी। तो मैंने शहर के एक बहुत बड़े व्यवसायी जो कि जिनका कि बचपन में एक बच्चा अपहरण करके ले गए थे, 1.5 करोड़ की फिरौती देके उन्हें छुड़ाया था, मुस्लिम समुदाय के थे, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्हें हाथ ऊंचे कर लिए। एक फर्नीचर व्यवसायी से मैंने कहा, उन्हें भी हाथ ऊंचे कर लिए। फिर मैंने शहर काजी से कहा, वो यशरत अली जी हैं, उनके फादर याकूब अली मेरे अच्छे दोस्त थे, मैंने बोला तो उनका हमारे पास भेज दीजिएगा। उस बच्चे को भेजा तो उन्होंने 1000 का नोट पकड़ा दिया। उस समय चलते थे 1000 के नोट। अब 1000 में इंजीनियरिंग की तो बात हो नहीं सकती। इसके बाद जो है किसी काम से विश्वविद्यालय के एक डायरेक्टर स्पोर्ट्स मेरे पास आ गए, नाम तो नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन उन्होंने जब मेरे सामने बैठे तो मैंने उनको बहुत लताड़ा। मैंने कहा कि अगर आज कोई ब्राह्मण समाज का लड़का आता है, वो होशियार होता है, तो मैं किसी भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को कहता हूँ वो फीस जमा कर देता है। इसी तरह सिंधियों का दूसरे समाज का होता है। और तुम्हारे यहाँ मैंने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कुरैशी को पत्र लिखा, टेलीफोन किया, उन्हें भी कोई मदद नहीं की। अगर मुल्ला जी कहेंगे आप पेट पर बम बांध कर जिहाद पे चले जाओ तो चले जाओगे, लेकिन गरीब बच्चे को उठाने के लिए मदद नहीं कर सकते। वो बात उन प्रोफेसर को इतनी गहरी लग गई कि वो दूसरे दिन गए और जाकर 3 साल की उन्होंने फीस जमा कर दी और हाथ जोड़कर मुझसे बोले, सर ये मत बताना कि मैंने ये फीस जमा करी है। मैंने कहा क्यों भाई, ये तो दूसरों को उदाहरण होगा। कि नहीं साहब, पता नहीं इस बच्चे के संबंध कहीं सिम्मी या किसी से हुए तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। ये एक दृष्टांत बताता है कि आज मुस्लिम समाज की असलियत क्या है। ना तो कोई नेता मदद करते हैं, ना उनको जितनी व्यवस्थाएं हैं उनमें कोई समाज का व्यक्ति आगे आकर मदद करता है। उनको ओवैसी ने सही कहा है कि अभी तक इनको सिर्फ चटाई बिछाने का काम दिया गया है। आज की तारीख में ये भी एक कहावत है कि मुस्लिम बच्चा जब पैदा होता है तो हाथ में हथौड़ा और पैनी लेकर पेंचकस लेकर पैदा होता है। आप देखिए मेंटली स्किल रूप से वो इतने होशियार हैं। आप अगर मोबाइल रिपेयर की शॉप देखेंगे तो सबसे अच्छे अगर उसमें कोई निकलेंगे तो आपको उस समाज के लोग निकलेंगे। लेकिन वो आईटी लेवल उनका अच्छा है पर उनको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? इस सरकार में तो फिर भी मिल रहे हैं। इसकी पिछली सरकारों ने कतई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट बटोरो और चुटकी पाओ। ऐसा पता लगता है कि भविष्य में जो है अगर अभी नहीं चेते तो निश्चित रूप से ये समाज जो है इसी दशा में रहेगा। लेकिन मुझे इस बात का हर्ष है कि अब जो है हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, आगे हायर एजुकेशन भी जा रहे हैं, आईएएस में भी सिलेक्ट हो रहे हैं, फौज में भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव बताया जाता है। बिल्कुल राम जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया है ना वो ठीक, बिल्कुल। और मैं इसलिए हफ्ते में एक बार जरूर आपको इनवाइट करता हूं क्योंकि एग्जाम्पल के जरिए हमारी जनता समझ सके। और ये एग्जाम्पल आप बड़ी खूबसूरती से देते हैं कि ताकि समझ में आ पाए। ना तो राजनेता की बात होती है, ना हिंदू मुस्लिम की बात होती है। ज़ुहैर साहब, राम जी जो हमेशा से उदाहरण देते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने खुद की बात बताई है और खुद का एग्जाम्पल बताया, खुद का दिया,
नाम भी बताया कहां कहां वो गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि वाकई अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान तबका भी नहीं समझ पाया कि कैसे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों में किसी का नाम नहीं लेता, उनको सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया गया। आपके घर में 7-7, 8-8 बच्चे तो हैं, लेकिन क्या आपने उनके भविष्य का सोचा? आज मौलवी कहता है, कई मौलवी हैं, मौलाना सलीम है या तमाम मौलवी हैं, वो कह रहे हैं कि भैया आप 12 से 13 बच्चे पैदा करो, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि 12 से 13 बच्चों की एजुकेशन आपको अच्छे स्कूल में लेनी चाहिए, खाली वो पैदा करने की बात कह देते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है और क्यों समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ऐसे मौलानाओं की मदद लेकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाती है और मुसलमान बेवकूफ बनता है? ज़ुहैर साहब। देखिए आज भी एक आपके जैसे कि अभी बहुत हमारे सीनियर राम जी ने जो है बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया और एक एग्जाम्पल को जो है उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है मुस्लिम मुस्लिम और छात्रों में, तो उसका एक बहुत बढ़िया नमूना पेश किया उन्होंने। मैं भी इस तरीके से एक उदाहरण के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दरअसल ये स्थिति बनती कैसे है। आप देखिए कि जिस तरीके से जो जो भेड़ पालक होते हैं वो उनके साथ वो महीनों महीनों तक जो है अपने घर से बाहर रहते हैं, भेड़ों को लेके जाते हैं और भेड़ें जो है कहीं उनको जैसे कोई किसान है वो कहता है कि हमारे खेत में भेड़ें आप बैठा दीजिए, क्योंकि वो उससे जो उनकी जो उससे खाद मिलती है और वो खेत जो है काफी उपजाऊ हो जाता है। तो वो अपनी भेड़ों को थामने के लिए उनके साथ 1-2 लोग रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उनका जो मेन काम करता है वो उनका कुत्ता करता है। एक साथ में कुत्ता रखते हैं और वो कुत्ता उन भेड़ों को कहीं इधर उधर जाने नहीं देता है। अगर कोई भी भेड़ इधर उधर अपनी झुंड से अलग होती है तो उसको फौरन जाके भोंकता है और वो फिर वापस झुंड में चली जाती है। यही काम पॉलिटिकल पार्टीज में जो तथाकथित पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने मुसलमानों के साथ किया। उनको इसी तरीके से कोई एक डॉग हंटर जो है डॉग के जरिए उनको अपनी झुंड में रखा और उनको जिधर ले जाना था, जिधर बैठाना था उधर बैठाया। और यही कारण है कि आज जो मुसलमानों की स्थिति है वो ये हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। राम जी, ज़ुहैर साहब ने भी एग्जाम्पल दिया है और आप दोनों की इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि देखिए आम भाषा जनता समझती है। अगर समाजवादी पार्टी मुसलमानों की बात करेगी, हिंदुओं को बांटने की बात करते हैं राजनेताओं की भाषा सिर्फ इतनी वो होती है कि आप भैया चुनाव के दौरान आते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, वोट दीजिए, वोट देते हैं, तो कोई मतलब नहीं है, ना मुसलमानों से है ना किसी और जात पात से मतलब है। लोगों को बांटने का काम ये पार्टियां करती आई हैं, लेकिन आप लोगों का काम जिस तरीके से लोगों को समझाना होता है, आपको क्या लगता है कि अगर मैं इस सरकार की बात करूं राम जी, तो क्या इस सरकार में, क्योंकि देखिए बीजेपी खुले तौर पर हमेशा से कहती रही कि भैया हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है, कई नेताओं के बयान है, कल भी एक नेता ने ऐसा बयान दिया, लेकिन क्या इस सरकार में मुसलमानों का थोड़ा उत्थान हुआ है जो पिछली पार्टियों में नहीं हो पाया था? राम जी। देखिए हर्षी, एक बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है जिसको कि मानना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। अभी जब कोरोना काल आया था और जो समानता के साथ व्यवहार किया गया था और जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो गरीब योजना हो, अनाज बांटने की हो या उनके हेल्थ की हो, आज भी आज आयुष्मान कार्ड जो बट रहा है उसमें आप क्या समझते हैं किसी का भेदभाव है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एक समान है। इसलिए इसका क्रेडिट तो सरकार को जाता है। लेकिन परेशानी कहाँ हो रही है? परेशानी उन मुल्ला मौलवियों को होती है, परेशानी उन राजनेताओं को होती है, उन जमाखोरों की होती है, उन स्मगलर्स की होती है जो इस समाज से उल्टे सीधे काम कराते हैं और उनकी गरीबी का, उनकी अशिक्षा का फायदा उठाते हैं। आप देखिएगा, एनालिसिस करके देख लीजिएगा कितने लोग हैं जो बलात्कारी हैं, उनमें जरा डेटा देखिए कितने परसेंट किस धर्म के हैं, आपको पता लग जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ये सरकार की ड्यूटी है, एजुकेशनलिस्ट की ड्यूटी है, यूनिवर्सिटीज की ड्यूटी है कि उनको इस पर रिसर्च करके फैक्ट एंड फिगर निकालकर गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए। लेकिन आज एक बात अपनी जगह बिल्कुल सही है जिसको मानना ही पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी जाइएगा, चाहे आप इंग्लैंड में जाइए, चाहे यूरोप के किसी देश में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, अमेरिका में जाइए, आज जो है शिया और सुन्नी जो है आपस में लड़ाए गए हैं। ईरान में क्या हो रहा है?
12 देशों ने सुन्नी के देश इकट्ठे होकर उन्होंने ईरान की भर्त्सना की है और उन्होंने कह दिया है कि तुम्हारे यहाँ से अमेरिकन को भगाओ, नहीं तो हम जैसे कतर में ये विस्फोट किया है ऐसा तुम्हारे यहाँ भी करेंगे। बिल्कुल। कितनी विषम परिस्थिति हो गई है। लेकिन एकमात्र हिंदुस्तान एक ऐसा देश है आज जिसको कि सबको स्वीकार करना पड़ेगा, मुसलमान अगर कहीं सुरक्षित हैं तो आज हिंदुस्तान में हैं। पूरी दुनिया में इस समय एक अनारकी फैली हुई है और एकमात्र सुरक्षित हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, और इसकी क्रेडिट किसको देंगे आप? क्या समाजवादी पार्टी को देंगे या कांग्रेस पार्टी को देंगे? वो तो बचकाना पार्टी हो गई है, उसके बारे में तो बात ही नहीं की जाए तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे उल जलूल तर्क दिया करते हैं। अरे एसपी इन फाइल को लेकर उछल कूद कर रहे हैं। अब हर चीज आप देखिए, धर्मगुरु धर्मशाला में जो है तिब्बती दलाई लामा, उनका नाम उसमें जोड़ दिया है। अरे कोई भी आपके नाम पर मेल भेजे, आप उसका जवाब दें या ना दें, और उसमें कह दिया जाए उस फाइल में तो आपका भी नाम है। अरे वो तो इंटरनेशनल ब्लैक लिस्ट है। नहीं, ये समझने वाली बात है ना राम जी। हाँ राम जी, ये समझने वाली बात है। मैं आपके पास आऊं, लेकिन आपने जो सवाल किया ना, आपने जो सवाल किया कि मुसलमानों का, उसको लेकर बस एक सवाल जुहैर साहब से लेता हूं। जुहैर साहब इसका जवाब दे पाएंगे, फिर इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। जुहैर साहब, बात की मुसलमानों की, अभी राम जी ने बड़े अच्छे से समझाया कि जो आयुष्मान मिल रहा है या कुछ भी है, या फिर इस वक्त हम मुसलमान भारत देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि सीएए के नाम पर शाहीन बाग में इतनी परिस्थितियां हो जाती हैं कि मुसलमान अड़ जाता है कि नहीं, यहां पे तो हमें लड़ना ही है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि खामनेई के मुद्दे पर मुसलमान लड़ जाता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश का प्रशासन खराब करना ही है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि मुसलमान उन मुल्ला मौलवियों की बात करता है, मदनी की बात सुनता है, फिरंगी की बात सुनता है, जो मुसलमानों को बांटने की बात करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखिए, हमेशा से हुआ है कि वही जो मैंने अभी आपको बताया कि भेड़ के साथ जो है एक हंटर डॉग जो है वो रहता है, और वो हंटर डॉग जो है सबको चलाता है। तो ये जो है तरीका रहा है। इसी वजह से आप देखिए कि जो लोग मुसलमानों के वोटों की जो है जो दलाली करते हैं या जिनको ठेका मिला हुआ है, ठेकेदार, वही ठेकेदार फले फूले हैं। उनके तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े काम धंधे हैं, बहुत पैसा है। आपको हर जिले में, हर इलाके में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन वही अगर जुहैर साहब ठेकेदारों की मदद भी तो कोई कर रहा है। ठेकेदारों को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तभी तो ठेकेदार बरगलाने का काम कर रहे हैं, और ये करोड़ों रुपए दे कौन रहा है? वही पार्टियां जो जो है मुसलमानों का वोट चाहती है, वो कहीं ना कहीं से उनको लाभान्वित करती हैं ऐसे लोगों को, चाहे सरकार में होती है या किसी अन्य। नहीं, सवाल ये है ना जुहैर साहब, आपने ठीक कहा, लेकिन जुहैर साहब सवाल बड़ा है। मैं राम जी इसका जवाब आपसे लूंगा। आप देखिए, राहुल गांधी कोई छोटे मोटे नेता हैं, कांग्रेस के युवराज कहे जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष। आप देखिए तेजस्वी यादव हों, चाहे फिर हम बात करें लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो भी रहते हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं। अभी ये कल का ही बयान ले लीजिए, राहुल गांधी तरुण मामले में कहते हैं कि नहीं भैया, सांप्रदायिक दंगा फैलाया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को सुरक्षित नहीं किया जा रहा है। जब ऐसे नेता बचकानी बात करेंगे तो आखिर कैसे चलेगा? आप ये बताइए, कांग्रेस की सरकार में ठीक है कि मुसलमानों के नाम पर उन्होंने वोट लिए हैं, लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार में हमने देखा है सलमान खुर्शीद आखिर क्यों कांग्रेस की बगावत पर उतर आते हैं? क्यों मणिशंकर अय्यर एंड मौके पर कह देते हैं? गुलाम नबी आजाद आखिर क्यों पार्टी छोड़ देते हैं? इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल है, फिर भी बचकाना हरकतें क्यों? बचकाना हरकतें वो भी ऐसे जाकर प्रधानमंत्री के गले में जबरदस्ती जाकर लिपटना और फिर पलट कर जो है आंख मारना, ये क्या सही तौर तरीके हैं? इसको सिवा बकवास के कुछ नहीं कहा जा सकता। इसको जनता पसंद नहीं करती, क्यों करेगी? और यही एक कारण है उनके पतन का। लेकिन जब तक वो इस तरह की उल जलूल हरकतें करते रहेंगे, निश्चित रूप से तब तक जो है वर्तमान सरकार को मजबूती से वोट मिलते रहेंगे। वो ये भूल रहे हैं कि उनकी जो हरकतें हैं वो उनकी पार्टी के हित में नहीं है, बल्कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। कालिदास के बारे में प्रसिद्ध था कि वो एक डाल पर बैठकर और उसी डाल को काट रहे थे बचपन में। इसी तरह से तुलसीदास जी के लिए भी कहा था, वो सांप की पूंछ पकड़कर अपनी पत्नी से मिलने चले गए थे।
तो देखिएगा ऐसी मूर्खतापूर्ण जो हरकतें होती हैं, अगर उनसे शिक्षा लें और आगे बढ़ें, सोचें, तो महान बन सकते हैं। अभी तक उनसे जितनी गलतियां हुई हैं उसका एनालिसिस करें और आगे पार्टी को ले जाएं, तो वो भी एक अच्छे नेता बन सकते हैं। पर नहीं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो आलू से सोना बनाने का प्रयास हो या उल्लू, क्या उनके जितने भी पिट लग गए हैं। आज एक चैनल पर मेरी चर्चा हो रही थी, मुझसे यही पूछा गया, तो मैंने तो जो प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी के, उनके बारे में कहा है कि, और बिल्कुल सटीक कहा कि अगर राम और रावण के युद्ध में रावण को पता होता कि ऐसे प्रवक्ता भी एक पार्टी के होते, तो इनको वो रावण की के स्थान पर वो प्रवक्ता बना देता राजा रावण का। तो ये बात बिल्कुल सही है। आज जो कुछ भी ये काम कर रहे हैं, देश में हित में नहीं कर रहे, जनता के हित में नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही बकवास कर रहे हैं कि भारत की हर अच्छाई को वो धरातल में ले जाना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। खुद नहीं बताते कि हर महीने में 3 या 4 बार कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, किसके खर्चे से जाते हैं। जब उनके फोटो वायरल होते हैं कि चीनी, जिसको वो दुश्मन कहते थे, मैं प्रधानमंत्री होता तो 15 मिनट में चीन को 100 किलोमीटर पीछे फेंक देता। अरे आपके ही क्रियाकर्म थे जिसके कारण चीन भीतर घुसे आया, उसको तो आप भूल गए। अब ये बात करते हैं और उसी चीन के लोगों के साथ बैठकर राजीव गांधी फाउंडेशन में आप स्वयं दस्तखत करके उनसे चंदा लेते हैं। उस चंदे का उपयोग करके आप विदेश यात्रा घूमते हैं। कौन नहीं जानता, एवरीबॉडी नोज। इस तरह का लिटरेचर अवेलेबल है कि भारत के किस राजनेता का बेटा जो है अमेरिका में $1,40,000 के साथ एक गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया था। उसको अटल जी ने किस तरह से डिप्लोमेटिक चैनल से छुड़ाया। ये बातें सब भूल भाल कर से यही सवाल है ना। नहीं, राम जी यही सवाल है। सुहेर साहब, आप मेरी बात से भी सहमत होंगे, क्योंकि देखिए कहते हैं कि लोकतंत्र अगर किसी देश में है तो विपक्ष पार्टी का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। हमारे देश में उल्टा है, विपक्षी पार्टी मजबूत ही नहीं है। आपने बीजेपी को देखा, बीजेपी जब विपक्ष में थी, अब स्मृति ईरानी का तो कांग्रेस पार्टी एग्जांपल देती है कि वो सिलेंडर लेके बैठी रहती थी। आज कहां है विपक्ष? मुझे दिखाई नहीं देता। अगर उस तरीके से काम किया जाए, विपक्षी पार्टी अगर विपक्षी भूमिका निभाए, तो कहीं ना कहीं जनता का भी भला होगा। ऐसा नहीं है सत्ता पार्टी जनता का भला नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष को भी जनता के मुद्दों को उठाना होगा। लेकिन वो अपने मुद्दों को ज्यादा उठाती है और अपने मुद्दों पर ही राजनीति करती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े, और सुहेर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समझाने का मकसद इसलिए होता है, मैं आप लोगों के साथ राजनेताओं को इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि राजनेता फिर यहां पर राजनीति करेगा, लेकिन आप लोग समझाते हैं, इसलिए आप दोनों को मैं इन्वाइट करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक समझा रहे हैं वो समझने वाली बात है, और आप भी सोच समझ कर वोट करिएगा। जो राजनेता आपके लिए काम करेगा उससे वोट करिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे बात पते की लेकर। नमस्कार।